सुरेश बहुत गरीब था। वो दिहाड़ी मजदूरी करके अपने घर परिवार को चलाता था। ऐसे ही एक सुबह सुरेश की पत्नी पूजा रात की बची 2 रोटी सुरेश को देते हुए बोलती है, सुनिए, ये रोटियां बच गई है, ले जाकर बाहर किसी भूखी गाय को खिला देना। अच्छा ठीक है भाग्यवान, तुम ये रोटियां मुझे दे दो, मैं अभी ले जाकर किसी गाय को खिला देता हूँ। जैसे ही सुरेश वो रोटी लेकर गाय को देने जा रहा था कि तभी एक गाय अचानक से सुरेश के घर के सामने आ जाती है और सुरेश वो रोटी गाय को खिला देता है। रोटी खिलाने के बाद, लगता है कि तुम्हारा पेट भर गया है, चलो अब जाओ यहाँ से, कल फिर आना, कल तुम्हें फिर से रोटियां खिलाऊंगा मैं। क्या बात है, तुम्हारा जाने का मन नहीं है क्या? लगता है कि तुम्हें मैं और मेरा घर अच्छा लग रहा है, यहीं रहना चाहती हो क्या? सुरेश के इतना बोलते ही वो गाय अपना सिर हिलाने लगती है। सुरेश समझ जाता है कि गाय भी उसके साथ रहना चाहती है। तभी सुरेश गाय से कहता है, ठीक है बाबा, अब तुम मेरे साथ ही रहना, अब से तुम्हारा नाम बबीता। सुरेश उस गाय को अपने साथ ही रख लेता है। सुरेश मजदूरी करके अपनी पत्नी और गाय दोनों का ही पेट भरता था। धीरे धीरे सुरेश की गाय बड़ी हो रही थी और ऐसे ही सुरेश की गाय 2 दिन से कुछ खा नहीं रही थी। इसलिए सुरेश को उसकी थोड़ी चिंता होने लगती है और सुरेश अपनी गाय को चारा देते हुए कहता है, ए बबीता, खा लेना, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या जो तुम मुझसे नाराज है? अरे पहले तू पेट भर के खाना खाती थी, अब अचानक से क्या हो गया है तुझे? सुरेश बार बार बबीता के आगे चारा डाल रहा था, लेकिन बबीता अपना मुंह फेर ले रही थी। सुरेश को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार बबीता को क्या हो गया है। ऐसे ही अगले दिन सुरेश अपनी गाय को एक वैद्य जी के पास ले जाता है। चिंता मत करो, बस इसको थोड़ा सा बुखार है और अब ये कुछ दिनों में दूध देने के लायक हो जाएगी, इसीलिए इसकी तबीयत खराब है, तुम जरा इसका खास ध्यान रखो। जी वैद्य जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। वैद्य जी सुरेश को दवाइयाँ दे देते हैं और सुरेश वो दवाई लेकर अपने घर आ जाता है। दवा करने के बाद दोनों पति पत्नी मिलकर गाय की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं और कुछ समय बाद गाय बहुत ही बढ़िया गाढ़ा दूध देने लगती है और अब सुरेश दूध बेचकर अपना परिवार चलाया करता था। हर कोई सिर्फ और सिर्फ सुरेश से ही दूध लेने को तैयार रहता था। सुरेश अब एक नई गाय भी खरीद लेता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सुरेश का पड़ोसी मनोज सुरेश के पास आता है और कहता है, अरे सुरेश, तेरे पास तो पहले से ही एक गाय है और अब तूने दूसरी गाय भी खरीद ली, तो अगर तू चाहे तो अपनी गाय मुझे 5,000 में बेच सकता है, इससे तेरा भी भला हो जाएगा और मेरा भी काम बन जाएगा। अरे नहीं नहीं मनोज भाई, दरअसल बात यह है कि अब मैंने दिहाड़ी मजदूरी का काम छोड़ दिया है, इसीलिए मैं अपना दूध बेचने का रोजगार ही आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो आप मुझे माफी करिएगा। अगर आपको गाय खरीदनी है तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक नई गाय दिलवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे तेरी यही गाय चाहिए। जब से ये गाय तेरे जीवन में आई है तब से तेरी तो किस्मत ही बदल गई है भाई। अब तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है तू, इसीलिए मुझे तेरी ये गाय चाहिए। अरे भैया हाथ जुड़वा लीजिए, लेकिन मैं आपको चाह कर भी अपनी वो गाय नहीं दे सकता। उस गाय के बदौलत ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अरे मैं तुझे मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, पैसे की चिंता मत कर। तू जितना मांगेगा मैं तुझे उतना दूंगा। बता कितना पैसा चाहिए तुझे? क्या मनोज भाई, आपको बार बार मैं एक ही चीज के लिए मना कर रहा हूं, वो अच्छा नहीं लगता। अगर आपको गाय खरीदनी है तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको नई गाय दिलवा कर ले आता हूँ। मनोज को गुस्सा आता है। मनोज अब अपनी बेइज्जती का बदला सुरेश से लेना चाहता था। ऐसे ही रात को पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। मनोज मौका देखकर सुरेश की गाय को खूंटे से छुड़ाकर उसे किसी दूसरे गांव में छोड़ आता है। अगली सुबह जब सुरेश की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी गाय बबीता खूंटे में है ही नहीं। अपनी गाय को न देखकर सुरेश का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। हे भगवान, आखिर मेरी खुशियों को किसकी नजर लग गई? अरे कहाँ चली गई मेरी गाय? अपनी गाय के बिना तो मैं बहुत अधूरा हूँ, उसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता। अरे उसके बदौलत ही मेरा घर परिवार चलता था। आखिर मेरी बबीता कहाँ चली गई? वापस आजा मेरी बबीता।
आप परेशान मत होइए, यहीं कहीं होगी हमारी बबीता, शाम तक वो आ जाएगी। वैसे भी जिस तरह से हम अपनी बबीता के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही बबीता भी हमारे बिना नहीं रह सकती। मुझे पूरा यकीन है, आज नहीं तो कल वो जरूर आ जाएगी। सुरेश बहुत ही ज्यादा रो रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन सुरेश को उसकी बबीता कहीं नहीं मिलती। ऐसे ही एक रात सुरेश और उसकी पत्नी दोनों उदास होकर अपने घर में बैठे हुए थे। तभी उन्हें घर के बाहर एक गाय की बहुत ही ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सुरेश और पूजा दोनों घर के बाहर जाते हैं और वो दोनों देखते हैं कि बिना सींग वाली गाय उनके घर के बाहर खड़ी होकर चिल्ला रही है। गाय को देखकर सुरेश भागता हुआ गाय के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। मेरी बबीता वापस आ गई, मेरी बबीता वापस आ गई पूजा, देखो। नहीं नहीं, ये हमारी बबीता नहीं है। हमारी बबीता के तो सींग थे, ये तो बिना सींग वाली गाय है। ये किसी और की गाय है, ध्यान से देखो जरा। नहीं नहीं पूजा, भले ही इसके सींग ना हो, लेकिन ये मेरी बबीता ही है। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को सीने से लगाकर पहचान जाते हैं, वैसे ही मैं अपनी बबीता को पहचान सकता हूँ। सुरेश फिर से अपनी बबीता को पाकर बहुत खुश था। सुरेश फिर से अपनी गाय की बहुत ही अच्छे से देखरेख करता था। एक दिन सुरेश अपनी गाय का दूध निकाल रहा था। तभी गाय के दूध से कुछ पीला पीला निकल रहा था। वो पीला पीला पदार्थ देखकर सुरेश हैरान हो जाता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। तभी वहां उसकी पत्नी आती है। पूजा, ये देखो, बबीता के दूध से पीला पीला क्या निकल रहा है। अरे अरे, ये तो सोना है, सोना। ये पीला पीला पदार्थ बाल्टी में जाकर ठोस बन जा रहा है और ये सोने का रूप ले रहा है। मुझे तो लगता है कि ये कोई चमत्कारी गाय है। हे भगवान, हम दोनों पति पत्नी बहुत नादान हैं। हमें माफ करना अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो। हमें नहीं पता कि ये गाय हमारी है या किसी और की, लेकिन जिसकी भी है, तुम उसे ही ये गाय वापस कर दो। दोनों पति पत्नी बहुत भोले और मासूम थे। उनके इतना कहने के बाद वो बिना सींग वाली गाय बोलने लगती है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी बबीता हूँ। तुम्हारी तरक्की देखकर बहुत से लोग तुमसे जलते हैं और इसीलिए तुम्हारे गांव का पड़ोसी मनोज मुझे खूंटे से छुड़ाकर किसी दूसरे गांव में छोड़ आया था। लेकिन तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारी छोटी सी परीक्षा लूं। भले ही मैं बिना सींग के तुम्हारे पास आई, लेकिन तुमने तब भी मुझे पहचान लिया। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसे लोग मिले हैं। आज के ज़माने में तुम्हारे जैसे दयालु और ईमानदार लोग मिलना बहुत मुश्किल है। वो सब तो ठीक है बबीता, लेकिन ये जो तुम्हारे दूध में पीला पीला निकल रहा है, ये सब क्या है? दरअसल मैं एक जादुई गाय हूँ, इसलिए मेरे दूध से ये पीला पीला सोना निकल रहा है। इस सोने की मदद से तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो। बस अपने जीवन में कभी भी कोई बुरे कर्म मत करना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई गाय। हम दोनों पति पत्नी तुमसे वादा करते हैं कि हम कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा जरूरत पड़ने पर अपनी और जरूरतमंद लोगों की भी मदद करेंगे। इस तरह से पूजा और सुरेश दोनों मिलकर अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ते हैं और साथ ही अपने गांव की तरक्की के बारे में भी सोचते हैं। गांव में अब हर कोई पूजा और सुरेश के ही गुणगान किया करते थे। ये सब देखकर मनोज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो एक रात फिर से सुरेश की गाय को खूंटे से छुड़ाने आता है। एक बार फिर मौका मिला है मुझे तुझे यहाँ से भगाने का। इस बार तुझे ऐसी जगह ले जाकर छोड़ूंगा कि तू दोबारा यहाँ वापस नहीं आ पाएगी। इस सुरेश की वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। बहुत घमंड है ना इसे अपनी गाय के ऊपर। इसका सारा घमंड हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। मनोज के इतना बोलते ही बबीता के अचानक से लंबे लंबे सींग आ जाते हैं और उसी सींग से बबीता मनोज को मारने लगती है। मनोज जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ अब मैं कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं करूंगा। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है।
बहुत शौक है न तुझे दूसरों को परेशान करने का। अब जब तू खुद परेशान हो रहा है तो तुझे कितनी तकलीफ महसूस हो रही है। अरे जिस तरह से आज तुझे तकलीफ हो रही है ना, उसी तरह से सामने वाले को भी तकलीफ होती है। लेकिन तूने जो किया है तुझे उसकी सजा जरूर मिलेगी, ताकि दोबारा इस गांव में किसी और की भी हिम्मत ना हो कि वो किसी के साथ बुरा कर पाए। मनोज की चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग और सुरेश भी वहां आ जाता है। तो वही गाय अपने सींग से मनोज को बुरी तरह से मार रही होती है। उसके बाद मनोज को अपने किए की सजा मिल जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए वो गांव छोड़कर वहां से चला जाता है। जादुई नगर में एक चमकी नाम की गाय थी। चमकी बहुत ही दयालु और सुंदर गाय थी। इसका एक बछड़ा था जिसका नाम उसने प्यार से बबलू रखा था। बबलू बहुत शरारती था, इसलिए उसकी माँ ने उसे अभी तक जादू से दूर रखा हुआ था, जिसके लिए बबलू रोज अपनी माँ से जिद किया करता था। मेरे साथ के सभी बछड़ों के पास जादू है। वो अपने जादू से पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ उनका मुंह देखता रहता हूँ। आपको मेरे ऊपर यकीन होना चाहिए। अब तो मुझे मेरा जादू दे दो। सब अपने जादू का इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर मैंने तुम्हें जादू दे दिया तो तुम उसका इस्तेमाल गलत करोगे, क्योंकि तुम बहुत शैतान हो। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं हमेशा दूसरों की मदद के लिए ही जादू का इस्तेमाल करूंगा। आपको मेरे ऊपर यकीन होना चाहिए। आज तो जैसे बबलू ने जिद ठान ली थी कि वो चमकी से जादू लेकर ही रहेगा। आखिरकार चमकी को अपने बेटे के सामने हार माननी पड़ती है और वो उसे लेकर पृथ्वी पर आ जाती है, ताकि वो देख सके कि बबलू अपने जादू का इस्तेमाल सही से कर सकता है या नहीं। ये कौन सी जगह है माँ? ये पृथ्वी है। यहाँ पर भांति भांति के इंसान रहते हैं। कुछ बहुत अमीर होते हैं और कुछ उनसे थोड़े कम अमीर होते हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं, जिनके पास अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी कुछ नहीं होता। बस तुम्हें ऐसे ही लोगों की मदद करनी है। और सुनो बबलू, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें कभी भी जादू नहीं दूंगी। हाँ, आपने समझा दिया और मुझे समझ में आ गया। मैं बहुत समझदार हूँ। मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत है। अब देखो मैं अपने जादू का इस्तेमाल कैसे करता हूँ। माँ बेटे इधर से उधर घूम रहे थे। घूमते घूमते रात हो जाती है। बबलू एक जगह देखता है कि एक आदमी एक बड़े से घर में पीछे की तरफ से चढ़ रहा है। माँ, मैं वैसे भी किसी की मदद कर सकता हूँ ना, जैसे कि किसी से चढ़ाना जा रहा हो, जैसे कि कोई पानी में डूब रहा हो, जैसे कि कहीं आग लग गई हो। अरे वाह बबलू, तुम तो बहुत समझदार हो। हाँ बिल्कुल, हम ऐसे लोगों की भी मदद कर सकते हैं, और खाली लोगों की नहीं, हम जानवरों की भी मदद कर सकते हैं, पेड़ों और पक्षियों की भी मदद कर सकते हैं। तो ठीक है माँ, अब मैं किसी की मदद करता हूँ और देखो आप मैं कैसे उसकी मदद करूँगा। तभी बबलू अपना रूप बदलकर इंसान बन जाता है और उस आदमी की मदद के लिए उसे हाथ देता है। लो मेरा हाथ पकड़ लो और जल्दी से खिड़की पर चढ़ जाओ। तुम कौन हो? क्या तुम इसी घर में रहते हो? नहीं नहीं, मैं इस घर में नहीं रहता। मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मैं काफी देर से देख रहा था तुमसे ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा। लो मेरा हाथ पकड़ो और आराम से ऊपर आ जाओ। क्या बात है, चोर चोर मसेरे भाई। मेरे भाई तुमने तो कमाल कर दिया। तुम मुझसे पहले ऊपर कैसे पहुंच गए और तुम कहां से पहुंचे? मुझे बताओ तो, मैं कब से इस घर की ताक में था। आज बड़ी मुश्किल से मौका मिला। तब तक वो आदमी बबलू का हाथ पकड़कर खिड़की पर आ चुका था। अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ से चढ़ क्यों रहे हो? इस घर का दरवाजा काफी बड़ा है, तुम उसे खोलकर भी तो अंदर आ सकते हो। अच्छा मजाक कर लेते हो मेरे दोस्त। देखो अब तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ लुक्का छुपा तो है नहीं। तुम भी यहाँ चोरी करने आए हो और मैं भी यहाँ चोरी करने आया हूँ। क्यों ना मिलकर चोरी करें? चोरी? चोरी क्या होता है? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तुम यहाँ चोरी करने आए हो और तुम्हें नहीं पता कि चोरी क्या होती है। मैं यहाँ चोरी करने नहीं, तुम्हारी मदद करने के लिए आया था।
लेकिन तुम मुझे बताओ चोरी क्या होती है? मुझे लगता है तुम सचमुच मेरे साथ मजाक कर रहे हो, लेकिन मैं बता देता हूं। यहाँ बहुत सारा धन है, यहाँ पर बहुत सारा कीमती सामान है और मैं उसे चोरी करके ले जाऊंगा, उसे बेचूंगा और उसके बाद मुझे पैसे मिलेंगे। बबलू सोच में पड़ जाता है। उधर चमकी खड़े हुए बबलू की बातें सुन रही थी। क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? चलो हम लोग चोरी करते हैं, बहुत अच्छा मौका है। आज यहाँ पर केवल एक नौकर है, घर में बाकी सब लोग बाहर गए हुए हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मुझे समझ में आ गया कि तुम गरीब हो। बबलू अभी चोर की मदद करने ही वाला था कि चमकी अपने जादू से बबलू और उस चोर को वहां से उतारकर अपने सामने ले आती है। तुम कौन हो और हम यहाँ कैसे आ गए? ये मेरी माँ है। क्या बात है, माँ तो अपने बेटों को चोरी करने से मना करती है और तुम अपने बेटे का साथ देने के लिए आई हो। तभी चमकी एक जोरदार थप्पड़ बबलू के मुंह पर मारती है। ये चोर है, ये गलत काम करने के लिए वहां जा रहा था। ये वहां से सामान चोरी करता है और इससे उन घर वालों को बहुत दुख होता। तुम अपनी पहली ही परीक्षा में फेल हो गए हो बबलू। तुम्हें नहीं पता कि ये एक गलत काम है। अच्छा, तो चोरी करना गलत काम होता है, पर मैं तो सोच रहा था कि इसे मेरी जरूरत है। ये सब क्या माजरा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम लोगों को चोरी करनी है तो करो, वरना मैं अकेले ही चोरी करने जा रहा हूँ। पहले तुम ये बताओ कि तुम चोरी क्यों कर रहे हो? क्या तुम गरीब हो? क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे चोरी करने का शौक है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं इस तरह लोगों के घरों में चोरी करता हूँ और उन लोगों को परेशान हालत में देखकर मुझे फिर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। फिर तो तुम चोरी नहीं कर सकते। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। चोर हैरान होता है कि रोड तो खाली थी, फिर पुलिस कैसे आ गई? चमकी चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देती है और फिर दोनों गाय और बछड़ा बन जाते हैं। सुनो बबलू, अगर तुम्हें जादू चाहिए तो तुम्हें समझ होनी चाहिए कि तुम्हें किसकी मदद करनी है। अगर इसी तरह तुमने गलती की तो मैं तुम्हें जादू कभी भी नहीं दूंगी। दोनों फिर एक गली से दूसरे गली होते हुए घूम रहे थे कि तभी एक घर से रोने की आवाज आती है। अब हम क्या करेंगे सोनू के पापा? हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम सोनू को अस्पताल लेकर चले जाएं, और सरकारी अस्पताल यहाँ से बहुत दूर है। मेरे पास जितने पैसे थे वो डॉक्टर लेकर चला गया और दवाई के नाम पर एक शीशी पकड़ा दी। इससे भी सोनू का बुखार नहीं उतर रहा और समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उधर से गुजरते हुए चमकी और बबलू दोनों उनकी आवाज सुनकर रुक गए। माँ, मुझे लगता है इस परिवार को मेरी मदद की जरूरत है। मैं ऐसा करता हूँ, उनके बेटे का बुखार उतार देता हूँ। रुको, पहले हम देखेंगे कि इस घर के हालात कैसे हैं। तुरंत ही दोनों इंसानी रूप में आ जाते हैं और उस घर की खिड़की के पास खड़े होकर अंदर झांकते हैं तो देखते हैं कि घर की हालत बहुत ही बदतर है। नीचे दरी पर एक बच्चा लेटा हुआ है और दोनों पति पत्नी फटे कपड़ों में बैठे हुए हैं। चमकी ने उनके बर्तनों की तरफ नजर दौड़ाई तो वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हाँ, ये परिवार बेहद गरीब है और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये सुनते ही बबलू खिड़की से अंदर चला जाता है। वो लोग बबलू को अचानक घर के अंदर देखकर डर जाते हैं और उसको चोर समझ लेते हैं। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? क्या तुम चोर हो? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मैंने सुना तुम्हारा बेटा बहुत बीमार है, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है। मैं तुम्हें वो सब देने आया हूँ। और तभी बबलू जल्दी जल्दी अपने जादू का इस्तेमाल करने लगता है। घर को सुंदर बना देता है, बेटे को ठीक कर देता है और रसोई में सामान भर देता है, पैसों का ढेर लगा देता है। सुखी और उसकी पत्नी हैरानी से सब कुछ देख रहे थे। तभी सुखी बबलू का हाथ पकड़ लेता है। मुझे लगता है तुम्हारे पास में बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं। तुम्हें तो मेरे पास होना चाहिए। तुम्हारे कारण मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा। बबलू अपना हाथ छुड़ा रहा था, लेकिन सुखी ने उसका हाथ कस के पकड़ा हुआ था कि तभी चमकी बबलू को वहां से गायब कर बाहर ले जाती है।
तुमने उनकी मदद करी, अच्छी बात है, लेकिन तुम इंसानों को नहीं जानते, वो बहुत लालची होते हैं। तुम्हें सोच समझ कर उनकी मदद करनी चाहिए थी। यूं अचानक से तुमने उनके अंदर लोभ पैदा कर दिया। अगर फिर तुमने किसी की मदद इस तरह जल्दी जल्दी की तो मैं तुमसे जादू छीन लूंगी। और उधर सुखी अपने घर के बाहर आकर बबलू को ढूंढने लगता है कि चमकी और बबलू गाय बछड़ा बन जाते हैं। सुखी उनके पास ही खड़ा होकर बबलू को ढूंढ रहा था। फिर न मिलने पर वो घर के अंदर वापस चला जाता है। मैंने दोनों ही काम गलत कर दिए, लेकिन माँ, मुझे समझ में आ गया है कि मुझे लोगों को पहचानना पड़ेगा कि किसको मदद की जरूरत है और किसको नहीं। तुम ही बताओ ना माँ, एक बार तुम भी मुझे अपना जादू करके दिखाओ। चमकी अपने बेटे के साथ टहलते टहलते बहुत दूर निकल जाती है। दिन भी निकलने वाला था। वो देखती है कि एक छोटी बच्ची जामुन के पेड़ पर से जामुन तोड़ने की कोशिश कर रही है। वो एक बड़े डंडे से पेड़ की डाल को हिला रही थी। तभी दोनों इंसानी रूप भरकर उसके पास आ जाते हैं। इतनी सुबह सुबह जामुन तोड़ रही हो, क्या हुआ है? मेरे पिताजी नहीं है और मेरी माँ कई दिनों से बीमार है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। रात को माँ को बहुत तेज भूख लगी थी। मैं जामुन रात को ही तोड़ना चाहती थी, लेकिन माँ ने मना कर दिया। अब मैं माँ के लिए जामुन लेकर जाऊंगी, जिसे खाकर उन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम्हारी माँ बीमार है। और तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं और मेरी माँ। चमकी उस बच्ची को देखती है और उसे उस पर बहुत प्यार आता है। वो उसका हाथ पकड़कर उसके घर जाती है और फिर माँ और बेटी की मदद करती है। उन्हें उनकी ज़रूरत का हर सामान देती है। उसकी माँ को ठीक कर देती है। तुम कौन हो बहन? तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है। मैं भी तुम्हारी तरह माँ ही हूँ, इसलिए तुम्हारा दर्द समझती हूँ। अब तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम आराम से अपना जीवन बिता सकती हो। तुम्हारा शुक्रिया। चमकी बबलू को लेकर वहां से निकल आती है और फिर वो दोनों गाय और बछड़ा बन जाते हैं। माँ, आपने भी तो जादू दिखाया, फिर उस औरत ने आपको कैसे जाने दिया? मैंने उसको उतना ही दिया जितनी उसको जरूरत थी। और दूसरी बात, वो औरत लालची नहीं थी। हमें लालची इंसानों को पहचानना होगा। मुझे समझ में आ गया है माँ, मुझे गरीबों की मदद करनी है, लालची लोगों को पहचानना है। और ये सुनकर चमकी खुश हो जाती है। फिर वो बबलू के साथ वापस अपनी नगरी में लौट आई है और बबलू को जादू भी दे दिया है। उसके बाद बबलू अपने जादू का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करता है। मनदीप एक छोटे से गांव में रहने वाला बेहद ही गरीब किसान था। वो अपने छोटे से खेत में जैसे तैसे खेती करके अपने बड़े से परिवार का पालन पोषण कर रहा था। उसके परिवार में उसके माता पिता, बहन, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। और उनके पास एक गाय थी जिसका नाम चंपा था। और चंपा ने अभी अभी एक प्यारे से बछड़े को जन्म दिया था। हे भगवान, ये क्या हो गया? गाय ने तो बछड़ा दिया है। मैं तो सोच रही थी कि बछिया देगी तो घर में 2-2 गाय हो जाएगी और फिर खूब बरकत ही बरकत होगी। माँ, तुम हमेशा ना जाने क्या क्या सोचती रहती हो। बछड़ा भी हुआ है तो अच्छी बात है ना, बड़ा होकर बैल बनेगा और खेतों में काम करेगा। कह तो तुम ठीक रहे हो बेटा, लेकिन तुम्हारी माँ भी गलत नहीं कह रही। अगर बछिया होती तो 2-2 गाय दूध देती और एक अलग काम शुरू हो जाता। एक गाय से तो घर का ही दूध दही पूरा होता है। मनदीप फावड़ा उठाकर खेतों में जाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी उसे रोक कर कहती है, देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गाय ने बछड़ा दिया है, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम शाम को आते समय दोनों माँ बेटे के लिए कुछ खली लेते हुए आना। गाय बहुत कमजोर है हमारी और फिर इस समय पर तो उसे और भी ज्यादा देखभाल की जरूरत है। मुझे तुम इसीलिए अच्छी लगती हो। तुम्हारा फैसला हमेशा औरों के लिए ही होता है। मनदीप की पत्नी मुस्कुरा देती है। मनदीप खेतों में काम करने चला जाता है और उसकी पत्नी गाय के पास जाकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगती है। कोई भी तुम्हारी फिक्र नहीं कर रहा है कि तुम कितनी कमजोर हो गई हो
और तुम्हें अच्छा खाने के लिए चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने बछड़े को जन्म दिया। देखो तो कितना प्यारा है और कितना सुंदर लग रहा है ये। बिल्कुल वैसा ही है जैसा घर में लगी हुई भोलानाथ की फोटो के सामने उनका नंदी बैठा हुआ है। तभी मनदीप की बहन पुष्पा बाहर आती है। भाभी, क्या तुम्हें भी लगता है कि गाय को बछिया देनी चाहिए थी? माँ कह रही थी कि बच्चियों देती तो अच्छा होता और दूध बेचकर हम थोड़े और पैसे कमा लेते। और भाभी, माँ कह रही थी कि मेरी शादी में शायद गाय की बछिया को दहेज में दे देती। हम इंसान भी बड़ी अजीब चीज है। जो हमें अच्छा लगता है हम बस वही सब लेना चाहते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं देख रहा कि उस गाय को कितनी खुशी है कि उसके यहाँ जो बछड़ा हुआ है वो बिल्कुल स्वस्थ है। पर भाभी, बछड़ा हमें देगा ही क्या? कब बड़ा होगा, कब जाकर बैल बनेगा, फिर ये खेतों में काम करेगा और खेतों से आमदनी भी तो बहुत दिनों बाद होती है। अब मैं और क्या कह सकती हूँ। इस बछड़े को लेकर सबका अपना अपना अलग नजरिया है। शाम को जब मनदीप खेतों से वापस आता है तो वो बड़ा दुखी लग रहा था। घर आकर वो बताता है कि फसल में कीड़ा लग गया है। लगता है इस बार ये फसल नहीं हो पाएगी। लगता है हमारी गाय का बछड़ा भाग्यशाली नहीं है। देखो तो, ये यहाँ पैदा हुआ और उधर एक बुरी खबर आ गई। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी? भला इसमें उस बेचारे बछड़े का क्या कसूर है? इसे तो ये भी नहीं पता कि खेत क्या होते हैं। नहीं नहीं मनदीप, तुम्हारे बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी तो देखो, उसके पैदा होते ही फसल का कितना भारी नुकसान हो गया। तभी बाहर से गाय के रंभाने की आवाज आती है। लगातार बार बार आती हुई आवाज से सभी बाहर जाकर देखते हैं तो गाय छटपटा रही थी। तभी मनदीप की नजर वहां से गुजरते हुए सांप के ऊपर पड़ती है और वो समझ जाता है कि सांप ने गाय को डस लिया है। गाय थोड़ी देर छटपटाती है और फिर शांत हो जाती है। हे भगवान, कितना बड़ा अपशगुन हो गया है। इस बछड़े को यहाँ से निकालो कोई। देखो तो, जब से पैदा हुआ है तब से दो दो भारी नुकसान हो गए हैं। मनदीप भागकर डॉक्टर को बुलाकर लाता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि गाय के शरीर में जहर फैल गया है। पूरा परिवार बहुत दुखी हो जाता है। गाय का अंतिम संस्कार करने के बाद मनदीप जब अपने घर आता है। सुनो, मुझे लगता है कि बछड़ा मनहूस है। हमें इसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए। हरगिज़ भी नहीं, इसमें उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। तुम उस बेचारे को घर से निकाल दोगे तो उसका क्या होगा? उसकी तो माँ भी अब उसके साथ नहीं है। कौन उसे दूध देगा? मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। सारे घरवाले एक तरफ थे और मनदीप की पत्नी एक तरफ। वो बछड़े से लिपट जाती है, लेकिन उसे घर के बाहर नहीं जाने देती और फिर वो उस बछड़े की बड़ी देखभाल करती है। धीरे धीरे बछड़ा 6 महीने का हो जाता है, लेकिन वो और बछड़ों से ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा था। एक दिन वो आंगन में इधर से उधर फुदक रहा था कि तभी मंजीत के पिताजी वहां से गुजरते हैं और अचानक से बछड़े की और उनकी टक्कर हो जाती है, जिस कारण वो पत्थर पर गिर जाते हैं और उनके हाथों की हड्डी टूट जाती है। बहू, ओ बहू, इधर आ। देख, तू इसे घर में रखना चाहती थी और इसने तेरे बाबूजी का क्या हाल कर दिया। अब उठाओ खर्चा। तुम्हें पता है ना, गाय भी मर गई, फसल भी खराब हो गई है। मनदीप भी अब मजदूरी कर रहा है, क्योंकि अगली फसल होने तक में अभी बहुत टाइम है। मेरी बात मानो और इस मनहूस को घर से निकाल दो। नहीं माँ जी, इस घर में कुछ भी होता है सारा दोष इस बेचारे बछड़े के सर पर चला जाता है। बाबूजी ने भी तो बाहर निकलते हुए नहीं देखा ना, इसलिए टक्कर हो गई। तू बड़ी हिमायत लेती है ना इस बछड़े की। देख लेना, एक दिन तेरा भारी नुकसान करवाएगा, तब तुझे पता चलेगा। इसी तरह देखते देखते 6 महीने और बीत जाते हैं और बछड़ा 1 साल का हट्टा कट्टा हो जाता है। और उस शाम भी मनदीप मुंह लटकाकर घर आता है। क्या हुआ बेटा? पता नहीं बाबूजी क्या हो रहा है। इस बार तो फसल इतनी बड़ी भी नहीं हुई थी, तब भी वो खराब हो गई। मैं अपने खेतों में खाद भी डाल रहा हूँ और दवाई भी डाल रहा हूँ, फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर फसल में कीड़ा कैसे लग जाता है। ये सुनकर घर में शोक की लहर दौड़ जाती है। बहुत हुआ, अब इस बछड़े को घर से बाहर निकालो। बहू, मैं कहती हूँ, तू इसको अभी के अभी घर से बाहर निकाल। मनदीप भी गुस्से में बछड़े को बाहर निकालने जाता है,
तो उसकी पत्नी बछड़े को कसकर गले लगा लेती है। तुझे घर से सब लोग बाहर निकाल देंगे, पर मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? मैंने तो तुझे बच्चे की तरह पाला है। तभी वो बछड़ा रोशनी से भरपूर हो जाता है और अपना सर मनदीप की पत्नी के कंधों पर रख लेता है। उससे निकलती हुई रोशनी से सभी की आंखें चूंधी आने लगती है। तुम्हारे प्यार ने मुझे सबके सामने अपना रूप उजागर करने के लिए मजबूर कर दिया। मैं कोई अशुभ नहीं हूँ, ना ही मेरे कारण ये अपशगुन हो रहे हैं। सब अपना अपना भाग्य लेकर आते हैं, लेकिन तुम्हारा प्यार बिल्कुल निश्चल है। बहुत साफ दिल की हो तुम, इसीलिए मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना ही पड़ेगा। ये सब क्या है? तुम्हारे अंदर से इतनी रोशनी क्यों निकल रही है और तुम बोल रहे हो? क्या मेरी आंखें सपना देख रही है? नहीं, तुम्हारी आंखें कोई सपना नहीं देख रही। मैं सचमुच में ही एक जादुई बछड़ा हूँ और तुम्हारे प्यार ने मुझे सबके सामने आने के लिए मजबूर कर दिया है। अगर तुम सचमुच में जादुई बछड़े हो तो वो सारी चीज यहाँ से खत्म कर दो जो तुम्हें मनहूस बनाती है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। क्या तुम मेरे खेतों को ठीक कर सकते हो? क्या तुम मेरी बहन के लिए अच्छा रिश्ता ला सकते हो? क्या तुम इस घर के हालात ठीक कर सकते हो? जब से तुम आए हो हमारे घर में कोई गाय भी नहीं है। क्या तुम इस घर को एक गाय दे सकते हो? बताओ मुझे, क्या तुम ये सब कुछ नुकसान पूरा कर सकते हो? मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारा यूं मुझ पर इल्जाम देकर बात करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम मुझसे प्यार से भी ये बात कह सकते हो। जब से मैं पैदा हुआ हूं इस घर में केवल तुम्हारी पत्नी के अलावा सबने मुझे मनहूस ही समझा। तुम इन सब की चिंता मत करो। जब आदमी दुखी होता है तो वो अपना दुख इसी तरह से प्रकट करता है। लेकिन मैं तुम्हें पहले दिन से जानती थी कि तुम बहुत ही अच्छे हो। तुम भी बहुत अच्छी हो। फिर बछड़ा अपना चमत्कार दिखाता है। मनदीप के खेतों में फसल लहरा रही थी। उनके आंगन में एक नहीं बल्कि दो दूध देने वाली गाय खड़ी थी। यहाँ तक कि मनदीप की बहन का रिश्ता अच्छे घर में तय हो जाता है और उनके घर को भी बछड़ा बहुत सुंदर बना देता है। इतना सब होने के बाद सारा परिवार अब बछड़े से प्यार करता था, लेकिन बछड़ा अच्छे से जानता था कि इस घर में केवल मनदीप की पत्नी का ही मन साफ है। एक दिन, सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि सदैव इस परिवार के बारे में तुम अच्छा सोचती हो, लेकिन अब मेरे जादुई होने का पता होने के बाद सब अपने अपने मतलब से मुझसे चीजें मांगते रहेंगे जो मैं पूरी नहीं कर सकता। ये नहीं है कि मैं ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन मैं ये करना नहीं चाहता, क्योंकि लालची लोगों का लालच कभी पूरा नहीं होता। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो? मैं तो जाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। मैं उससे पहले तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। फिर जादुई बछड़े के मुंह से एक सोने का सिक्का निकलता है। वो मनदीप की पत्नी से उसे उठाने के लिए कहता है। ये सोने का सिक्का है। जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत हो इस सिक्के को 2 बार रगड़ देना। तुम इस सिक्के को 2 बार रगड़ोगी तो 2 सिक्के मिलेंगे, 3 बार रगड़ोगी तो 3 सिक्के मिलेंगे। जब जैसी तुम्हारी जरूरत हो तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। और अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे मनोभावों को समझ गई हूँ, तुम जा सकते हो, लेकिन मैं फिर भी तुमसे कहूंगी कि कभी तुम्हें मेरी याद आए तो मुझसे मिलने के लिए जरूर आना। हाँ, मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। और फिर वो वहां से गायब हो जाता है। सारे घर वाले जब मनदीप की पत्नी से बछड़े के बारे में पूछते हैं तो वो भी अनजान बन जाती है कि उसे नहीं पता कि बछड़ा कहाँ चला गया। अब घर में जब भी कभी पैसों की दिक्कत होती या किसी चीज की आवश्यकता होती तो मनदीप की पत्नी सिक्के को रगड़कर वो सारी जरूरतें पूरी कर लेती। और जब भी वो सिक्के का इस्तेमाल करती उसे उस जादुई बछड़े की बहुत याद आती। गौरी, जब से माँ मुझे छोड़ कर गई है तब से एक तुम ही हो जो मुझसे इस तरह प्यार करती हो। मेरी सौतेली माँ हर रोज मुझे मारती है। देखो, उन्होंने आज भी मुझे कितना जोर से मारा। मेरे पूरे हाथ पर नील पड़ गया है। रीमा सिर्फ 8 साल की बच्ची थी। जब वो 3 वर्ष की थी तो एक गंभीर बीमारी के चलते उसकी माँ का देहांत हो गया। उसकी माँ के देहांत होने के कुछ दिन बाद एक 3 आंख वाली गाय रीमा के घर आ गई। रीमा के पिताजी ने उसे अपने आंगन में बांध लिया। रीमा अपनी 3 आंख वाली गाय से बहुत प्यार करती थी। उसने अपनी 3 आंख वाली गाय का नाम प्यार से गौरी रखा था।
रीमा जब भी परेशान होती तो गौरी उसे अपने जीभ से चाटकर खूब स्नेह करती। कमबख्त कहीं की, कितनी देर से मैं तुझे ढूंढ रही हूँ और तू है कि इस 3 आंख वाली गाय के पास बैठी हुई है। तेरे बाप ने घर में काम करने को नौकर चाकर नहीं छोड़ रखे हैं, जो घर का सारा काम छोड़कर तू यहाँ बैठी हुई है। जाकर मेरे लिए खाना बना। रजनी के इस तरह रीमा से गुस्से में बात करने पर गौरी उसे घूर कर देखती है। जब भी रजनी रीमा से इस तरह बर्ताव करती थी तो गौरी को उस पर बहुत गुस्सा आता था। देखो तो इस 3 आंख वाली गाय को, किस तरह मुझे घूर कर देख रही है। तेरे इस तरह मुझे घूर कर देखने से मैं तुझसे नहीं डरने वाली हूँ, समझी ना। और तू क्या अभी तक यहाँ बैठी हुई है, जा अंदर। रजनी से डरकर रीमा अंदर जाकर खाना बनाने लगती है। कितनी देर लगाएगी खाना बनाने में? पूरे मोहल्ले का खाना बनाना है क्या तुझे? यहाँ भूख के मारे मेरा हाल बेहाल हुआ जा रहा है। बस अभी लेकर आ रही हूँ माँ। रीमा जैसे ही थाली में खाना परोसकर रजनी के पास लेकर जाती है, तभी छत से रीमा के हाथ पर छिपकली गिर जाती है और डर के मारे रीमा के हाथ से खाने की थाली छूटकर नीचे गिर जाती है। सत्यानाश हो तेरा, नासपीटी, ये क्या किया तूने? सारा का सारा खाना गिरा दिया। तेरे बाप ने यहाँ पर पैसों का पेड़ लगाया हुआ है ना। अब देख तूने ये खाना गिराया ना, आज पूरे दिन तुझे कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। आज तू पूरा दिन इसी प्रकार भूखी प्यासी रहेगी, तब तुझे पता चलेगा। लेकिन माँ, मैंने खाना जानबूझकर नहीं गिराया। चुप कर। रजनी रीमा को खाने के लिए कुछ भी नहीं देती। रीमा बहुत भूखी थी। वो रजनी के सोने के बाद खाने के डब्बे से एक रोटी निकालकर खाने लगती है। तभी अचानक रजनी की नींद टूटती है और वो रोटी खाने के लिए रीमा को बुरी तरह पीटते हुए आंगन तक ले जाती है। बोल, आज के बाद करेगी खाने की चोरी? नहीं माँ, मैं कभी खाना नहीं चुराऊंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रजनी को इस तरह रीमा को पीटते हुए देखकर गौरी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने मुंह से वहां पर रखा एक लकड़ी का डंडा उठाती है और रजनी को बुरी तरह पीटना शुरू कर देती है। अरे छोड़ मुझे, छोड़। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मारे? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, छोड़ मुझे। रजनी गौरी के मुंह से डंडा छीन लेती है। तभी गौरी अपने मुंह में रजनी के बालों को पकड़ लेती है। आह आह, नासपीटी, एक बार तू छोड़ मुझे, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। रजनी जैसे तैसे करके खुद को गौरी से छुड़वाती है और गुस्से में घर के अंदर जाकर बड़बड़ाने लगती है। इसकी ये गाय तो मेरे ही सर पर चढ़ गई है। मैं इसे अब एक और दिन भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। बहुत प्यार है ना इन दोनों का आपस में, अभी सीधा करती हूँ इन्हें। रजनी रात के समय गौरी को खाने में ऐसी दवाई मिलाकर खिला देती है जिससे गौरी उसकी बात मानने लगती है। अब मैं तुझे यहाँ से इतनी दूर छोड़कर आऊंगी कि तू फिर कभी यहाँ वापस नहीं आ पाएगी। रजनी एक आदमी को कुछ पैसे देकर गौरी को दूर किसी गांव में भेज देती है। सुबह उठकर जब रीमा गौरी को ढूंढती है तो उसे गौरी कहीं भी नहीं मिलती, जिस वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है। माँ, माँ, गौरी कहाँ चली गई? मैंने उसे पूरे मोहल्ले में ढूंढ लिया, लेकिन गौरी कहीं भी नहीं मिली। क्या तुमने उसे कहीं देखा? नहीं नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा उसे। टहलती हुई चली गई होगी यहीं कहीं, थोड़ी देर में आ जाएगी। तू उसके बारे में सोचना छोड़ और जाकर सारे कपड़े धो, वरना आज फिर से मुझसे पीटेगी। रीमा रजनी से डरकर घर का सारा काम कर देती है। वो पूरे दिन गौरी के घर आने का इंतजार करती है, लेकिन देर रात तक भी जब गौरी घर नहीं लौटती तो रीमा उसकी चिंता में रोने लगती है। तू कहाँ चली गई गौरी? माँ के जाने के बाद एक तू ही तो थी जो मेरा ख्याल रखती थी, मुझे लाड करती थी। तू कहाँ चली गई है? जल्दी से घर लौट कर आ जा, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। यहाँ रीमा गौरी की याद में रो ही रही थी तो वहाँ गौरी का भी रीमा की याद में रो रो कर बुरा हाल था।
एक तो उसे रीमा की चिंता हो रही थी और दूसरी तरफ वो कल रात से भूखी प्यासी किसी अनजान गांव में भटक रही थी। वो चलते चलते एक सेठ के यहाँ पहुंची। तभी सेठ के नौकर मंगलू ने जब उसे देखा तो वो अपने सामने 3 आंख वाली गाय को देखकर हैरान रह गया। बाप रे बाप, ये कैसी अद्भुत गाय है! इसे तो मैं अपने साथ घर ले जाता हूँ। वैसे भी सेठ जी ने मुझे नई गाय खरीदने के लिए पैसे दिए हैं। मैं उन पैसों से नई गाय लेने के बजाय सेठ जी को यही गाय नई कहकर दे दूंगा। इसी बहाने सारे पैसे भी मेरे हो जाएंगे और इस गाय को विचित्र 3 आंख वाली बताकर मैं सेठ जी से कुछ और पैसा भी ऐंठ लूंगा। ऐसा सोचकर मंगलू गौरी को अपने घर ले जाता है और उसे चारा खाने को देता है। लेकिन गौरी को रीमा की याद में कुछ भी खाने का मन नहीं करता, इसलिए वो चारे से मुंह फेर लेती है। अरे, तू चारा क्यों नहीं खा रही है? अगर तू चारा नहीं खाएगी तो कमजोर हो जाएगी और फिर सेठ जी मुझसे कहेंगे कि तू ये कैसी कमजोर सी गाय उठाकर लेकर आया है। खा ले चारा, खा ले। मंगलू के बार बार कहने पर भी जब गौरी चारा नहीं खाती तो मंगलू एक डंडे से गौरी की पिटाई करने लगता है। गौरी को उस डंडे की मार से बहुत पीड़ा होती है, जिस वजह से उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी आंख से निकले आंसू जमीन पर गिरते हैं, वैसे ही वो सोने के बन जाते हैं। अरे, ये क्या? इसके आंसू तो जमीन पर गिरते ही सोने के बन गए हैं। इसका मतलब तो सचमुच ही एक अद्भुत गाय है। अच्छा हुआ कि मैंने इसकी डंडे से पिटाई की, वरना तो मुझे इसके बारे में पता ही नहीं चलता। अब तो मैं इसे अपने पास ही रखूंगा। अच्छा हुआ जो मैंने इसे सेठ जी को नहीं दिया। गौरी के आंसुओं से बना सारा सोना मंगलू उठाकर अपने घर के अंदर ले जाता है। जब उसकी पत्नी गीता को ये सब पता चलता है तो उसकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती है। अजी, जब इसके आंसू सोने में बदल जाते हैं तो आप इसे हर रोज पीटना, क्योंकि जब तक इसे मार नहीं पड़ेगी ना, तब तक हम अमीर नहीं हो पाएंगे। अब दोनों पति पत्नी हर रोज सोना पाने के लालच में गौरी को बुरी तरह मारते पीटते और उसे ठीक से खाना भी नहीं देते, जिस वजह से दिन ब दिन गौरी बहुत कमजोर हो गई। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान बन गए। वो उन दोनों लालची पति पत्नी के साथ रहकर बहुत परेशान हो चुकी थी। तभी एक रात वो जैसे तैसे अपने खूंटे से रस्सी खोलकर वहां से भाग निकली। वो चलती चलती दूर एक गांव में पहुंची, जहां एक साधु महाराज की नजर उस पर पड़ी। अरे, ये 3 आंख वाली गाय तो मुझे बड़ी विचित्र नजर आती है, लेकिन इसे देखकर ऐसा क्यों लगता है कि ये बहुत भूखी और बीमार है। मैं इसे अपने साथ घर ले चलता हूं। साधु महाराज गौरी के पास जाकर स्नेह से उसके सर पर अपना हाथ फेरते हैं और अपने झोले से उसे खाने के लिए एक रोटी देते हैं। बहुत दिनों बाद गौरी अपने सर पर स्नेह भरा हाथ पाकर भावुक हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। साधु महाराज देखते हैं कि गौरी की आंखों से गिरने वाले आंसू जमीन पर गिरकर सोने के बन गए हैं। तभी वो गौरी से कहते हैं, नहीं 3 आंख वाली गाय, तुम इस तरह से रो मत। तुम जब रोती हो तो तुम्हारी आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के बन जाते हैं, जिस कारण लालची लोग तुम पर अत्याचार कर तुम्हारा लाभ उठाते हैं। अब तुम रोना मत, क्योंकि यदि किसी लालची की नजर तुम पर पड़ गई तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा और तुम पर बहुत अत्याचार करेगा। साधु की बात सुनकर गौरी रोना बंद कर देती है और हाँ में अपना सर हिलाती है। साधु महाराज गौरी को अपने घर ले जाते हैं, जहां उनकी पत्नी गौरी का बहुत ध्यान रखती है। लेकिन उसके बाद भी गौरी कभी खुश नहीं रहती। उसके चेहरे पर हमेशा उसके मन की उदासीनता छलकती ही रहती है, जिसे देखकर साधु महाराज बहुत परेशान हो जाते हैं। क्या बात है गौरी, मैं तुम्हें जब भी देखता हूं तो तुम मुझे दुखी ही नजर आती हो। लगता है मुझे तुम्हारे मन की बात जाननी ही होगी। साधु महाराज गौरी के सर पर हाथ रखते हैं और वो गौरी के मन की सभी बातों को जान लेते हैं। अगले ही दिन वो गौरी को लेकर रीमा के पास पहुंचते हैं, तो रीमा गौरी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। गौरी, तुम वापस आ गई। मैं कब से तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही थी। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? रीमा गौरी के गले से लगकर रोने लगती है। तभी साधु महाराज रीमा को बताते हैं,
बेटी, ये 3 आंख वाली गाय कोई आम गाय नहीं। तुम्हारी मां के देहांत के बाद उसे इस 3 आंख वाली गाय का रूप मिला, इसीलिए यह हमेशा तुम्हें इतना स्नेह करती है। यदि तुम सच्चे हृदय से इसे मां कहकर पुकारोगी तो ये फिर से तुम्हारी मां के रूप में तुम्हारे सामने आ जाएगी। क्या आप सच कह रहे हैं साधु महाराज? हाँ बेटी। साधु महाराज के कहने पर रीमा गौरी को माँ कहकर पुकारती है। तभी गौरी अपनी 3 आंख वाली गाय के रूप से रीमा की माँ के रूप में बदल जाती है। एक गंभीर बीमारी के गलत इलाज के चलते तुम्हारा निधन समय से बहुत पहले हो गया था, इसीलिए तुम्हें जादुई 3 आंख वाली गाय का रूप मिला, ताकि जब भी तुम्हारी बेटी पूर्ण भावना से ये सच्चाई जानकर तुम्हें मां कहकर पुकारे तो तुम फिर से अपने उसी रूप में आ जाओ। अपनी माँ के वापस आने के बाद रीमा अपनी माँ को कस कर गले लगा लेती है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखकर रोने लगती है और उस दिन के बाद रीमा फिर से अपनी माँ के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है।